नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और मैं सोनम गोयल जो आप सबके सामने नजर आ रही हूँ आज इतिहास की क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ हम चलने वाले हैं, जो कि आप जानते हैं कि आज की क्लास में रहेंगे डीपी और जीडी के दमदार सवाल, ऐसे सवाल जिनके साथ आप लोग करेंगे तैयारी। देखिए भाई, यहाँ पर अब आप जानते ही हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसीज बहुत सारी है, तो अपॉर्चुनिटी क्यों ही छोड़नी है। तो फटाफट से अपॉर्चुनिटी के साथ बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस जो आते रहेंगे एग्जाम में। और दिन तो याद है ना कि मंडे और ट्यूसडे 7 PM होती है हिस्ट्री की क्लास, एंड वेडनेसडे थर्सडे रहेंगी आपकी ज्योग्राफी की क्लास, फ्राइडे सैटरडे होगा साइंस। तो ये स्केड्यूल आप लोग रट लीजिए और सुबह से आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं राइस स्मार्ट की टीम के साथ इन क्लासेस की। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, उससे पहले लाइक एंड शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में है यहाँ पर, और ये हिंदी में भी होगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बार आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे कर लीजिए क्लिक, ठीक है, क्योंकि भाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट से आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ पा सकते हैं। मतलब अपने बाद में भी आप लोग इसको देख के कवर कर सकते हैं। तो क्या लिखा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड कर्जन द्वारा ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ये कब तक बना रहा था, ठीक है। तो आप चलते हैं हिंदी में देखते हुए भाई, हालांकि आप सबको यहाँ पर उत्तर तो पता चल गया है, पर फिर भी 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन तक चला, ठीक है। क्या है, प्रथम विश्व युद्ध जब अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी और विभाजन समाप्त हो गया। तो ये मैटर तो बहुत बाद में जाकर हम बात कर रहे हैं, जब ये जो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर हम देखते हैं कब तक रहा था, 1918 तक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अदर ऑप्शंस में गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो ये बात होती है कब की, 1930 की, और ये हो गई हमारी कब की, 1914 टू 1918। लेकिन 1947 में भारत का विभाजन जब पूर्वी बंगाल, तो ये वाला जो हम देखते हैं कि ये इशू, ये मैटर तो आगे जाकर बहुत लेट टाइम पीरियड का दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक हमें ऑप्शन नजर आता है, किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में कर्जन अधिनियम को निरस्त कर दिया। एक्चुअल में हम सभी जानते हैं कि जब भारत का वाइसरॉय था जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, क्या था, लॉर्ड हार्डिंग, तो कहते हैं कि दरअसल इनके काल में तीसरा दिल्ली दरबार जो है आयोजित होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दिल्ली दरबार। 1911 में जो ये दिल्ली दरबार होता है उसमें आते हैं जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। कहते हैं कि दरअसल इनके आगमन पर जो इन्होंने घोषणाएं की थी उनमें से शामिल था कि बंगाल का जो विभाजन है उसे रद्द कर दिया जाए और भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ लाई जाए, दिल्ली लाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज द, अगैन यहाँ पे देखिए भाई इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम यहाँ पे करेंगे स्क्रीनशॉट के लिए क्लिक, एंड देन हम चलते हैं अब हिंदी की ओर। तो हिंदी में ये प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वशासन की प्राप्ति को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया। तो बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर कैसे हम बोल सकते हैं कि 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाहौर सेशन। तो ये जो लाहौर सेशन था, लाहौर अधिवेशन था, जिस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। दरअसल हम देखते हैं दोस्तों कि ये वो दौर था जब यहाँ पर हमारे जो कांग्रेस के नेता थे सभी ने अपना जो उद्देश्य बना लिया था। याद कीजिए
कई बार आप राइस स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ ही क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, बट अब हमें जो ये स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो उद्देश्य इनका क्या बन चुका था यहाँ पे, पूर्ण स्वराज। ठीक है, जिसके लिए तिथि जो है कौन सी तय की गई थी, याद करना है। ठीक है, कौन सा, 26 जनवरी 1930। लेकिन 26 जनवरी 1930 को भारत को आज़ादी मतलब पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके बाद में जाकर भारत को जब आज़ादी मिली और हमारा संविधान लिखा गया तो संविधान को लागू किस दिन कर दिया गया, इतिहास की इसी डेट को 1950 में, और इसीलिए आज हम इसे किस फॉर्म में बनाते हैं, एज अ रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे यानी हम जानते हैं कि इसे घोषित किया जाता है यानी रिपब्लिक डे के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे, कोई नहीं, 1 2 3। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि पुष्यमित्र से अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है, और शुंग वंश, तो शुंग वंश जो कि हम देखते हैं शुंग डायनेस्टी। ठीक है, और इसके संस्थापक ही कौन है, फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंग है, जो ये नाम हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, वहीं हम देखते हैं कि इनके काल में इतिहासकारों द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ, कितने, 2 अश्वमेध यज्ञ का जिक्र किया जाता है। ठीक है, अब जब हम इस तरह से बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का जो उत्तर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इवन हम ये भी देखते हैं कि इस अश्वमेध यज्ञ को इनमें से एक जो है संपन्न करने वाले कौन थे, पतंजलि। ठीक है, जो कि किसके काल में होते हैं, पुष्यमित्र शुंग के काल में। भूलना नहीं है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की, और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद उसने कौन से वंश की नींव रखी थी, शुंग वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो भाई, मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, इसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते रहना है। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से ऑप्शन है जिसके साथ आप बहुत अच्छे से यहाँ पर बता सकते हैं अपनी सारे डाउट्स को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, एक अन्न भंडार यानी एक कहा जाए तो आपने सुना भी होगा कि हिंदी में से एक और नाम से जाना जाता है, अन्नागार। ठीक है, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोल रहे हैं अ ग्रेनरी, या महान स्नानागार, 2 मंजिला घर, या स्तंभित हॉल। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो ये काफी सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से जब विशाल मतलब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी इमारत के नाम पे पूछा जाता है तो वो क्या होता है, एक अन्नागार होता है। ठीक है, अन्न भंडार होता है जो कि इसे सबसे बड़ा माना जाता है यहाँ पे बिल्डिंग के तौर पर। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त होता है। वैसे माना जाए तो कहा जाता था कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में जो ग्रेन्स होते थे, अनाज होता था, वो स्टोर करके रखा जाता था, जिसके प्रमाण और जिसके साक्ष्य इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं, जिसके तौर पर वो बताते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई शासकीय वर्ग रहा होगा और वहाँ उनके नियंत्रण में सभी लोग अपना अनाज को जो है एकत्रित करके यहाँ अन्नागार में रखते थे, क्योंकि इसी अन्नागार के बाहर प्लेटफॉर्म्स भी प्राप्त हुए हैं। कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर यहीं से अनाज लाकर इन प्लेटफॉर्म पर कूटा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो ये तो भाई आपने बहुत बार पढ़ लिया है, उम्मीद करती हूँ सभी को उत्तर मालूम होगा। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड 4th इज मदन मोहन मालवीय। तो उत्तर होता है यहाँ पर हमारा क्या, डॉक्टर अंबेडकर। जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया था, 1st, 2nd एंड 3rd, जहाँ पर ये किस चीज को हासिल करने में जो है सफल हुए थे, दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। याद कीजिए, मैं कई बार आपको
बता चुकी हूँ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा पृथक निर्वाचन। ठीक है, पृथक निर्वाचन। शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि 1909 में ऑलरेडी ये पृथक निर्वाचन किस समुदाय को, किस संप्रदाय को भारत में मिल चुका था, मुस्लिम संप्रदाय को। लेकिन बाद में जाकर दलित के लिए इसे प्राप्त करने वाले कौन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिस बात को लेकर इस बात से नाराज होते हैं गांधी जी, और गांधी जी इसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ऐसा करने से क्या होगा, हिंदू समाज विभाजित हो जाता है। ठीक है, और इसी को लेकर बाद में अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या होता है, 1932 में होता है पूना पैक्ट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूना समझौता। ठीक है, इस पूना समझौते में दोनों के बीच में समझौता होता है, किस किस के बीच में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी को लेकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान का हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल कादिर बदाऊनी। तो यहाँ पर है कि सर्वाधिक हिंदी साहित्य को लेकर तो कैसे भूल सकते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। आपको याद होगा कि जब कई बार हमने क्लासेस की हैं, उस क्लासेस में मैंने आपको बार बार हाईलाइट किया है भाई कि हम जब भी यहाँ मेडिवल इंडिया में देखते हैं तो वहाँ से अकबर के नौरत्न को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को लेकर अगर हम बात करते हैं तो अक्सर अबुल फजल से पूछा गया है, टोडरमल से पूछा गया है, तानसेन से पूछा गया है और काफ़ी बीरबल से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मतलब देखा जाए तो इनके काफ़ी नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस आते रहे हैं। अब्दुल रहीम की बात करें ना तो ये कौन थे, हिंदी राइटर। ठीक है, हिंदी राइटर, एक तरह से हिंदी लेखक, जिन्होंने बहुत सारे लेख, अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी साहित्यों का ट्रांसलेशन किया था फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में। लेकिन इनकी हिंदी साहित्य पे बहुत ही अच्छी पकड़ थी, जिसके कारण अकबर के काल में जब इन्होंने काफ़ी ट्रांसलेशन किया तो अकबर का काल किस चीज़ के लिए स्वर्णयुग कहलाता था, अकबर का काल कहलाता था गोल्डन एज। याद रख लीजिए और लिख लीजिए इसको, गोल्डन एज फॉर हिंदी लिटरेचर। गोल्डन एज फॉर हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग। ठीक है, इतना ही नहीं, देखा जाए तो इन्होंने तुलसीदास का, जो अगर आपको याद होगा मैंने कई बार जिक्र किया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस, तो ये रामचरितमानस का भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, किसके काल में, अकबर के काल में। ठीक है, और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बाबर, तुज़्ज़ुक़ बाबरी, बाबर की जो आत्मकथा तुज़्ज़ुक़ बाबरी किस में लिखी थी, लिखी गई थी तुर्की भाषा में, जिसे इन्होंने फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below the list. Okay, list 1 list 2 को मैच करना है। तो भाई यहाँ पर एक तरफ हमें नजर आ रहे हैं रूलर्स और एक तरफ नजर आ रहे हैं हमें निर्माण। तो बताना है भाई कौन सा किसने निर्माण कराया। देखा जाए तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग। याद है ना, हम पहले क्या करते थे क्लासेस में, जो हमारी बुक्स होती थी इंग्लिश में और हिंदी में, ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग्स होती थी। ठीक है, अब बाबर की बात करते हैं तो जामा मस्जिद, दीन पना, जहांगीर महल या इत्मातुद्दौला। तो भाई बाबर का देखो जामा मस्जिद आता है। ठीक है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस संभल क्षेत्र, जिसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जामा मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई थी और बाद में इन्होंने अपने पुत्र हुमायूं को यहाँ का गवर्नर भी बना दिया था। तो अकबर द्वारा ये बनवाई गई मस्जिद थी। इसके अलावा हुमायूं जिन्होंने दीन पना नगर बसाया था दिल्ली में, तो ये भी इनका सही है। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के लिए जहांगीर महल बनवाया, ये भी ठीक है। जहांगीर के काल में बना था इत्मातुद्दौला। दरअसल एग्जैक्टली देखें ना तो जहांगीर की पत्नी थी मेहरुन्निसा।
ठीक है। और मेहरुनिसा यानी नूरजहां, कई बार बताया भाई। तो ये नूरजहां जिनके फादर थे कौन, जिनके फादर उनके फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर थे, और कहते हैं कि जब उनका देहांत होता है तो बाद में जाकर नूरजहां ने अपने पिता के लिए एक मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे नाम दिया गया था इत्मातुद्दौला। तो सही में कहा जाए जो आगरा में आज स्थित है, कहाँ पर है ये आपका, आगरा में स्टैब्लिश्ड है। तो सही मायनों में देखा जाए तो ये जो इत्मातुद्दौला है, ठीक है, ये जहांगीर के काल में ही बनाया गया है। ठीक है, तो देखा जाए मैच द फॉलोइंग में ए का हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 सीरीज में हमें नजर आ रहा है कौन सा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यही चीज हम हिंदी में करेंगे भाई। मैच द फॉलोइंग तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश और हिंदी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और मैच द फॉलोइंग। क्या बात है भाई, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैचअप करना है। और इस बार जो हमें नजर आ रहे हैं वो कौन है, डलहौजी, विलियम बेंटिक, रिपन और कर्जन, यानी कुल मिला के देखे जाए तो भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। ठीक है, उनकी जो लिस्ट है। दूसरी तरफ उनके काल में होने वाली ये चीजें, तो किसके काल में क्या होता है, तो फिर से एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है लॉर्ड डलहौजी के साथ में प्रोहिबिशन ऑफ सती, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ बंगाल और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो क्या होता है डलहौजी के काल में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके लिए डलहौजी बहुत ही फेमस था इस व्यापक नीति के लिए। वहीं हम देखते हैं कि विलियम बेंटिक, जिसके काल में समाप्त होता है सती, जिसे हम रेगुलेशन एक्ट मतलब रेगुलेशन एक्ट 17 भी बोलते हैं। ठीक है, वो सती का ही था जो किस वर्ष समाप्त हो जाता है, 1829 में। ठीक है, रिपन के काल में क्या होता है भाई, ये लास्ट क्लास में भी मैं आपको बता चुकी थी। रिपन के काल में सेल्फ गवर्नमेंट देखी जाती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने के लिए, जिसके लिए जाना जाता है रिपन को। और कौन कैसे भूल सकता है कि बंगाल विभाजन के लिए सिर्फ एक ही दुष्ट का नाम आता है, लॉर्ड कर्जन। तो यानी डी का मतलब 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगर हम एज पर मैच द फॉलोइंग इसे कंक्लूड करते हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, तो डलहौजी का क्या हो जाएगा, डलहौजी का यानी हम लोगों को इस तरह से लगाना चाहिए था भाई, हम इसे ऐसे नहीं चलते, हम इसको चलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो गया भाई, डी हो गया। अगर हम ऐसे नहीं करते ना तो हमें अपना आंसर नहीं पता चलता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, देन विलियम बेंटिक का क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक का हो जाएगा ए। देन यहाँ पर हम देखते हैं रिपन का क्या हो जाएगा, रिपन का आपका बी हो जाएगा एंड देन सी। तो डी ए बी सी में हमें ऑप्शन ए नज़र आ रहा है, तो अगेन हमारा ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ हमारे कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे क्लिक। और अब चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है, सी.आर. दास, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बीजी तिलक। तो यहाँ पर उत्तर होता है भाई सी.आर. दास, चित्तरंजन दास, क्योंकि देखा जाए ना सही मायनों में चित्तरंजन दास जो थे वो यहाँ पे शामिल नहीं थे। 1916 का ये होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट जिसे पॉपुलर बनाते हैं यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा था पुणे और महाराष्ट्र क्षेत्र में हम दिखते हैं, मतलब अन्य क्षेत्रों में भी हमें नजर आ रहा है। वहीं हम देखते हैं कि अदर साउथ जो क्षेत्र थे वहाँ पर एनी बेसेंट और ये जो सुब्रमण्यम अय्यर थे उनके साथ ये मूवमेंट बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ठीक है, इन्होंने मिलकर इनके साथ लीग की स्थापना भी की थी, लेकिन चित्तरंजन दास का यहाँ पर रोल नहीं था। नेक्स्ट, दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी खाली हाथ भारत लौट आए। लंदन, मॉस्को, वॉशिंगटन, टोक्यो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर क्या है भाई, लंदन है। कैसे भूल सकते हैं, कई बार मैंने आपको बताया कि ये
1931 की बात हो रही है, देख लो दोस्तों। और दूसरी बात आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम भी नहीं लिखा है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का फैक्ट यहाँ पर किससे स्पष्ट किया जा रहा है, 1931। और कैसे भूल सकते हैं 1931, यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें महात्मा गांधी जी गए थे, यानी कांग्रेस लीडर्स गए थे। लेकिन अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में चर्चा की कि जिस तरह से इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी ने मांग रख दी थी दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो महात्मा गांधी जी उस बात से निराश हो गए, जहां पर वो इस कॉन्फ्रेंस को, यानी ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसको अधूरा छोड़कर वापस भारत लौट आते हैं और तब चलाते हैं ये क्या, सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दूसरा सविनय अवज्ञा, जिसके बाद गांधी जी को यहाँ अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में इन्हें पुणे की जेल में रखा जाता है। ठीक है, तो कहाँ से खाली हाथ लौट कर आए थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। इससे उत्तर होगा हमारा लंदन। देखो भाई, सब आपने पढ़ा हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं है, सिर्फ समझना यहाँ है वर्ड्स को कि गांधी जी का ये जो सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी जो परिस्थितियों का वर्णन किया जा रहा है, वो किस परिस्थिति से मैच है, तब आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट, assertion. The Pune Pact defeated the purpose of communal award. Reason: it paved the way for reservation of seats in the parliament and the state assemblies for the SC and ST people. तो यहाँ पर देखिए भाई क्या कह रहे हैं ये लोग, यहाँ पर assertion and reason वाला क्वेश्चन, जिसकी जो तरीके हैं हम जानते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे देखा जाता है। तो इंग्लिश मीडियम यहाँ पे स्टूडेंट एक बार कर सकते हैं क्लिक, क्योंकि अब इस प्रश्न को हम हिंदी मीडियम में देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यस, अभिकथन पूना पैक्ट ने सांप्रदायिक पुरस्कार के उद्देश्य को विफल कर दिया। कारण, इसने एससी और एसटी लोगों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। अब यहाँ पे कोड दिए गए हैं भाई, ए और आर दोनों सही हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इसके जो एक तरीका है इस क्वेश्चन को पूछे जाने का कि ए और आर सही भी होंगे, और ये क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है, या ए और आर सही हैं लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है और आर गलत है, यहाँ पर ए गलत है तो आर सही है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल सही है दोनों ये, क्योंकि भाई देखो क्या लिखा है, पूना पैक्ट। अभी बार बार इस पे हमने पीछे दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1932 में क्या होता है, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, पूना पैक्ट। ठीक है, जिसे हमने हिंदी में क्या बोला था बेटा, पूना समझौता। और पूना समझौता जो हमने देखा कि इसमें कौन थे, एक तरफ महात्मा गांधी जी थे, दूसरी तरफ कौन थे, BR अम्बेडकर। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा भाई महात्मा गांधी जी गुस्सा क्यों हुए थे, मतलब वो क्यों निराश हुए थे, इसी बात पे तो निराश हुए थे कि अम्बेडकर जी ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी जो पृथक निर्वाचन की मांग है, अलग से दलितों के इलेक्शंस होने की मांग है, उसे समाप्त कर दिया जाए, उसका कोई आधार नहीं है। ऐसा करने पे हिंदू समाज के भी टुकड़े हो जाएंगे, आपस में ये सब बट जाएंगे, जो महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे। लेकिन BR अम्बेडकर जी ने बदले में क्या कहा कि भाई अगर मैं अपनी इस मांग को, अपनी इस जिद को छोड़ दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, तब वहीं पर सीट रिजर्व्स करने की जो इनकी मांग थी उसको स्वीकृति दी जाती है। और इस तरह से आज हम देखते हैं कि जो SC और ST का ये जो यहाँ पर हर चाहे हम प्रोविंशियल लेवल पर देखते हैं या हम देखते हैं कि संसद के लेवल पर, राज्य विधानसभाओं के लेवल पर, तो सीटों का आरक्षण है। ठीक है, रिजर्वेशन है। तो ये दोनों ही एक्चुअली इस समझौते का भाग था, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर पूना पैक्ट। और इसी कारण कहा जाता है कि देखा जाए तो ये दोनों ही सही हैं और AR का सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से शुरू किया गया था साबरमती, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास।
क्विट इंडिया मूवमेंट भाई कहाँ से शुरू हुआ था, भूलना नहीं है, बॉम्बे से। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक, बॉम्बे के जो मैदान से शुरू हुआ था, जिसे किस नाम से जाना गया। अब तक तो आप लोगों को पिछली क्लासेस करते करते याद हो गया होगा, बताया था भाई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अगस्त क्रांति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अगस्त रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। साबरमती आपको याद रखना होगा, नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एससी बोस ने वर्ष में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, 1936, 37, 38, 39। तो भाई सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आखिरकार आ ही गया। जब हम बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन यानी आईएनसी के क्या होते थे भाई, महत्वपूर्ण अधिवेशन होते थे, जहाँ पर हम देखते हैं हर साल अधिवेशन आयोजित किया जाता था, जिसमें 2 अधिवेशन में यहाँ जिक्र आता है किनका, एससी बोस का। ठीक है, एक था हरिपुरा अधिवेशन और एक कौन सा है, त्रिपुरी अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशन की बात करते हैं तो इसमें दरअसल हरिपुरा की जो अध्यक्षता थी वो तो एससी बोस ने कवर की ही थी। ठीक है, एक सेकेंड, अध्यक्षता, ठीक है, लीडरशिप कहेंगे। तो यहाँ पर जो अध्यक्षता की है वो किसने की है, एससी बोस ने की है। लेकिन जब त्रिपुरी अधिवेशन की बात आती है तब महात्मा गांधी जी ने किसको यहाँ पर अपना कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया था इलेक्शन के लिए, याद करना है हमें, कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। और उसके बाद उन्होंने एससी बोस ने यहाँ से अपना इस्तीफा देके, मतलब अपना जो है रिजाइन करके क्या किया था, उन्होंने 1939 में एक नए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो उत्तर क्या हमारा 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, महारानी की उद्घोषणा द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होता है वो हमारा क्या होता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। क्योंकि हम देखते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है यहाँ पर संविधान बनाने वाली संविधान सभा, ठीक है, तो बहुत पहले ही अगर आपको याद हो तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन लेकर आए थे कुछ लीडर्स। ठीक है, कैबिनेट मिशन जिसको लेकर आए थे कौन, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन, स्टैफर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स है भाई जो लेकर आया था 1942 में क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो इन्होंने जो डिसाइड किया था उसमें ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात हो चुकी थी, जिसे बाद में देखा जाता है कि अमल किया जाता है। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना इसका आधार बनी। ब्रिटिश शासन की निरंतरता, सत्ता का हस्तांतरण, देश का विभाजन, सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान। तो भाई देखिए, कॉन्टिन्यूटी ब्रिटिश रूल तो नहीं हुआ था क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर तो हुआ था, ये तो इसमें था, लेकिन जो इसका एक कारण हमने देखने को मिलता है वो क्या होता है यहाँ पर, देश का विभाजन। ठीक है, कि जिस तरह से इसने यहाँ पर एक जो प्रपोजल नहीं होना चाहिए वो क्या था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसमें शामिल किया था अपने माउंटबेटन प्रोग्राम में, मतलब माउंटबेटन प्लान में। ठीक है, जिसके बाद हम भारत का विभाजन देखते हैं, और वो भी नॉर्मल विभाजन नहीं देखने को मिलता भाई। कैसा विभाजन हमें यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें बहुत बुरी तरह से खून खराबा हुआ था। ठीक है, तो उत्तर क्या होता है, देश का विभाजन। जबकि देखिए सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान तो इन्होंने ढूंढा ही नहीं, बल्कि परेशानी ही क्रिएट की थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। जनवरी 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947, अगस्त 1946। तो यहाँ पर ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन माउंटबेटन, हम देखते हैं कि माउंटबेटन जो थे उनके द्वारा ये जो प्रपोजल था पहले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा गया था, जिसका प्रपोजल जुलाई 1947 में दिया जाता है और बाद में इनकी अनुमति के तहत देश की आज़ादी की बात की जाती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ कौन थे? ठीक है,
सी राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखा जाए यहाँ पे साफ है, स्पष्ट है कि जब गवर्नर जनरल ऑफ, कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंस इंडिया यानी स्वतंत्र भारत की, तो उत्तर क्या होता है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हम देखते हैं कि एक वाइसरॉय के पद पे ये नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में जाकर ये नियुक्त हुए गवर्नर जनरल। ठीक है, जिसके पद पे ये नियुक्त होते हैं वो कौन सा पद होता है, गवर्नर जनरल। जिसके बाद माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल बनने वाले कौन होते हैं, हमारे भारत के नेता जो थे, जिनमें हम देखते हैं लीडर सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, और ये कहलाते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त होने वाले पहले भारतीय। और न केवल ये पहले भारतीय थे बल्कि ये अंतिम भी हुए, क्योंकि कहा जाता है कि इसके बाद ये पद ही समाप्त हो जाता है, मतलब सी राजगोपालाचारी के बाद ये जो पद है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद या फिर जेबी कृपलानी। देखा जाए तो सभी एक जो रहे हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जाने माने लीडर्स रहे हैं, जिनमें से जब भारतीय आज़ादी की बात के दौरान की बात आती है तो कौन थे, जेबी कृपलानी, जिन्होंने मेरठ अधिवेशन में एक कहते हैं ना कि भारतीय तिरंगे झंडे को प्रोत्साहित करते हुए इस सेशन को मतलब आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो कौन थे, जेबी कृपलानी। जबकि इसमें जो हम देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले कांग्रेस प्रेसिडेंट कहलाए थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय व्यापार का एकाधिकार खो दिया। भाई यहाँ पे चाय व्यापार का अधिकार कब खोया था, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्टर अधिनियम नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन कौन से ईयर के थे, 1793, 1813, 1833, 1853। तो यहाँ पर उत्तर होता है हम लोगों का 1833, क्योंकि देखा जाए तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो था यहाँ पर एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो समाप्त हुई थी, लेकिन इन्हें अधिकार दे दिया गया था कि ये जो है चीन का व्यापार जो है, ये जो चाय का व्यापार जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, चाय के व्यापार की इनको जो थी अनुमति प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन वो अनुमति पूर्ण रूप से, मतलब एक यहाँ पे बात हो रही है ना मोनोपोली के आधार पर, एकाधिकार के आधार पर, तो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। जिसके इस समय में होती है वो कौन थे, विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक के काल में जब ये समाप्त होता है तो हम देखते हैं कि इसके तहत पूर्ण रूप से जो सारे वो थे, एक तरह से हम देखते हैं लॉ कमीशन भी आया था, ये बने थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि अब तक के जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के थे, लेकिन भारत के पहले बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और इसी कारण हम देखते हैं कि इस चार्टर अधिनियम के तहत बहुत सारे प्रोविजंस थे, उनमें से एक ये भी था कि चाय एकाधिकार पर समाप्त हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया, मौलिक मिंटो सुधार 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भाई इंडियन काउंसिल की समाप्त होने की बात होती है तो यहाँ पर हमारा उत्तर होता है 1935 का। एक्चुअल में बात ये होती है कि 1919 के जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, एक फैक्ट नज़र आ रहा है ऑप्शन बी में, कि 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम में दरअसल जो प्रोविंशियल लेवल पर हम देखते हैं कि स्थापित हो चुकी थी डायर की, अब वो केंद्रीय सेंट्रल लेवल पे स्थापित होने की बात की जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, जिसे बाद में जाकर 1936 में जो है मतलब समाप्त करने की बात की जाती, इसे स्वीकृति नहीं दी जाती। कांग्रेस लीडर्स इससे पूर्ण रूप से पूर्ण तरह से सहमत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपयोगी वेदांत की वकालत किसने की है, दयानंद, राजा राम मोहन रॉय, गांधी, विवेकानंद। तो यहाँ पर उत्तर होता है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने 1875 में स्थापना की थी किसकी, आर्य समाज। और आप जानते ही हैं कि जिसके फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहते हैं
कि इन्होंने भारत में किस चीज को वापस रिकॉल किया था, वेदों का। इसलिए इन्होंने क्या कहा था, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। सुना तो आप सभी ने ही होगा, वेदों की ओर लौटो। एक्चुअली ऐसा क्यों चाहते थे, ये चाहते थे कि हमारे जो वेद हैं उनको याद किया जाए, ध्यान किया जाए, ताकि वेदों के माध्यम से हमारी जो पुरानी संस्कृति है हम उसका अध्ययन कर सकें, हम उसका ध्यान कर सकें, हम उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। जहाँ पर इन्होंने ही रेगुलर बेसिस पर ये जो योगा है, मतलब जो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित है, योग थे, या फिर हम देखते हैं हवन है, या फिर हमारी जो काफ़ी सारी जो कहते हैं ना प्रैक्टिसेस होती थी, उन सबको दोबारा से इन्होंने रिकॉल किया था और इसको यहाँ पर सबके बीच में स्प्रेड करने का पूरा इन्होंने कहते हैं ना कार्य करना, श्रेय जाता है इनको। ठीक है, तो कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जो ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचनात्मक थी। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके कहते हैं ना कि द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया कौन थे, हमारे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन जो थे दरअसल दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा लिखी जाती है, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था इसका रीज़न कि अंग्रेज़ों की क्या गतिविधियां चल रही हैं, और इन्होंने सिद्धांत को डिस्क्राइब किया था जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धन की निकासी। हो सकता है कई बार आपसे प्रश्न में धन की निकासी का सिद्धांत पूछ ले, किसने शुरू किया था, तो उत्तर आएगा अगेन दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी। चार्टर एक्ट का नवीनीकरण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया, ठगी एवं डकैती दमन अधिनियम पारित किया गया, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो उत्तर है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। जैसे कि हम जानते हैं कि 1919 में सर सिडनी रॉलेट ने चलाया था क्या, रॉलेट एक्ट। ठीक है, सिडनी रॉलेट, इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, रॉलेट एक्ट। ये जो रॉलेट एक्ट था जो कि हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट ये पारित कर दिया जाता है, जिसमें पूरी अनुमति थी कि ये जब चाहे बिना किसी की कार्रवाई सुनवाई करे बिना 2 साल की जेल कर सकते हैं। अगर काफ़ी लोगों का समूह इन्हें दिख गया तो ये उन्हें उठाकर जेल में डाल सकते हैं। इसीलिए लोगों ने इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते हुए इसका बहिष्कार किया और चलाया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा इसके विरुद्ध रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट, गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जाने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक की यात्रा की। कृष्ण शंकर पांड्या, मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीमद राजचंद्र या गोपाल कृष्ण गोखले। भाई देखिए, महात्मा गांधी जी ने अगर किसी के कहने पर ट्रैवलिंग की है तो यानी ऑब्वियसली वो उनको मानते होंगे, और मानते कौन है हम, अपने गुरु को। तो इनके गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने इनको आज्ञा दी थी कि भाई अगर आप भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ना चाहते हैं, उसके संघर्ष से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले भारत के लोगों को जानना आवश्यक है, जो इन्होंने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमर्स, लॉर्ड वेलेस्ले या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर उत्तर आता है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जिस तरह से अपने ये विस्तार की ओर बढ़ रहे थे, उस कारण से यहाँ पे पूरा नजर आता है कि ये लोग अपनी कहते हैं ना सर्वोच्चता को स्थापित करने में काफी सफल माने जाते हैं। नेक्स्ट, और इसी के साथ होता है भाई आज का सेशन ये है पूरा। तो बताइए कैसा रहा था ये सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। माना कि आज मैं आपके सामने नहीं थी, पर आवाज से ही काफी चीजें जुड़ जाती है भाई, क्योंकि अब तक इतनी क्लासेस हमने आमने सामने की हैं, तो इतना तो हम आपस में जुड़ ही चुके हैं। और इसी तरह की क्लासेस के साथ भी जुड़े रहने के लिए राइस स्मार्ट की क्लास में बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। फिर से अगली क्लास में मुलाकात होगी सेम टाइम 7 बजे PM, ठीक है, 7 PM पर। और तब तक दीजिए मुझे आज्ञा, टाटा बाय बाय।